Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is phase difference between the potential difference and electric current. Okay, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई फेज डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। ओके, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम ये स्टडी कर लेते, हम ये देख लेते हैं कि भाई हमने अभी तक हमने कौन कौन सा टॉपिक हमने देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में हमने तो क्या देखा था कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसी करंट का प्रोड्यूस कैसे हुआ, एसी करंट हमको मिलती कैसे है। तो हमने एसी जनरेटर में से हमको एसी करंट मिलती है। एसी जनरेटर में हमारी जैसे ही कोई रोटेशन होती है तो पीरियोडिकली इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होती है और कंटिन्यूसली उसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो चेंजेस होती है। उसका हमने साइनोसॉइडल ग्राफ के बारे में भी हमने स्टडी किया कि भाई मीन्स के कंटिन्यूसली उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ठीक है, और पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। ओके, तो उसकी जो डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन एसी करंट में मूवमेंट नहीं करता है, वो ओनली फॉर क्या करती है, ऑक्सीलेशन मोशन करती है, वो वेरी फार डिस्टेंस तक नहीं जाती है, ठीक है। ओके, और डीसी करंट में क्या होती है, डीसी करंट में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट होके मीन्स के एक कंप्लीट एक रिवोल्यूशन वो करती है इलेक्ट्रॉन। बट एसी करंट में वो कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं करती है, बट उसका वो जो ऑक्सीलेशन करती है वो ऑक्सीलेशन की स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक वाइब्रेशन करती है। हम जैसे ही हमारी एसी सर्किट एसी करंट हम हमारे हाउस में हम यूज़ करते हैं, तो हम जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं और हमारा फैन स्टार्ट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होके नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का ओनली फॉर इम्पल्स जाता है, ओनली फॉर उसका धक्का वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन चल के वहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है। ओके, और सभी इलेक्ट्रॉन एक साइकिल रिएक्शन से बजे सभी इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड है और एक इलेक्ट्रॉन ने इंपल्स दिया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास आउट हुआ, ऐसे इंपल्स ओनली फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ओके, बट आपका जो इलेक्ट्रॉन है वे तो वही प्लेस पे एक ऑक्सीलेशन मोशन करेगा, वो मूवमेंट तो करेगा बट ऑक्सीलेशन वो मोशन करती है, ठीक है। और एक्सेलरेटिंग मोशन जो होती है इट इज़ अ नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। एक उसकी जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं एसी करंट। देन आपने उसकी मेजरमेंट के बारे में हमने देखा था कि भाई उसकी मेजरमेंट के करने का दो तरीका होता है, एक कंपोनेंट्स मेथड एंड देन आफ्टर एक इफेक्टिव मेथड। बट कंपोनेंट मेथड से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमने दूसरी मेथड का यूज किया एक इफेक्टिव मेथड से। हमने हीटिंग इफेक्ट देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखा, उसी की तरह से हम उसकी करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट हमको फाइंड आउट करना था एसी करंट, तो एसी करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने एक दूसरा मेथड यूज किया कि भाई हम जब वर्क डन करवाते हैं ड्यू टू दी डीसी करंट एंड वर्क डन करवाते हैं ड्यू टू दी एसी करंट, तो दोनों की जो वर्क डन होती है तो दोनों वर्क डन सेम जैसा ही करती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई दोनों का वर्क डन सेम जैसा ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो हमारी डीसी करंट है वही हमारी एसी करंट है, तो वो डीसी करंट को हम क्या मान लेंगे भाई इफेक्टिव करंट, ठीक है। तो वो इफेक्टिव करंट से हमने एक रिलेशनशिप निकाली। देन आपने हमने दूसरा ये भी स्टडी किया कि हमारे पास एसी सप्लाई अवेलेबल है। एसी सप्लाई का मीनिंग अभी आपको मालूम होगा कि भाई अल्टरनेटिंग करंट, उसका टर्मिनल कंटिन्यूसली चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, और हमारे जो हाउस में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ओके, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या हुआ कि भाई 1 सेकेंड में वो 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने एसी सर्किट, एसी का जो सोर्स हमारे पास है उसके साथ हमने कैपेसिटर को लगा दिया, तो कैपेसिटर क्या चार्ज होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाफ साइकिल में उसका चार्ज इंक्रीज हुआ और सेकेंड हाफ साइकिल में उसमें से चार्ज रिलीज हो गया, ठीक है। ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं प्रोड्यूस होगा। बट उसकी मीन वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या तरीका लगाना पड़ेगा कि भाई उसका हाफ टाइम हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। और पीरियोडिकली टाइम होता है टी, हमने हाफ टाइम कंसिडर किया T/2, और T/2 टाइम कंसिडर करके हमने कैपेसिटर को पहले डीसी के साथ लगाया और एसी के साथ लगाया। जो डीसी का करंट है वही हम क्या मान लेंगे, एसी का करंट, ठीक है। जैसे हमने आई मीन की वैल्यू निकाली, तो आई मीन की वैल्यू आपको कब निकालनी है, आई मीन की वैल्यू आपको कब निकालनी है, जब आपका चार्ज सेम दे रखा है। और आई आरएमएस की वैल्यू आपको कब निकालनी है, जो आपने लास्ट में जो इक्वेशन आपने देखे थे ना, वो आई आरएमएस और आई इफेक्टिव वैल्यू हम बोलते हैं। तो आई आरएमएस की वैल्यू आपको कब निकालनी है, जब वर्क डन आपको सेम दिया है, ठीक है। जब आपको वर्क डन के रिलेटेड कोई भी आपको एप्लीकेशन का यूज़ करना है तब आपको आई आरएमएस की वैल्यू यूज़ करनी है, बट मोस्टली आपको आई आरएमएस की वैल्यू यूज़ करनी है, आई मीन की वैल्यू आपको कभी भी नहीं यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपका सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो सभी जो आपका कोई भी एलिमेंट हो जिसके वो रन करेगा तो वो वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो इसमें से हीट आपकी डिसिपेट होगी, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होती है तो वर्क हुआ है,
और वर्क हुआ है तो कंपलसरी आपको एक IRMS की इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। IRMS का मीनिंग क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। हमने जो लास्ट की इक्वेशन देखी उसमें मीन तो था पर मीन का स्क्वायर हुआ था और रूट स्क्वायर भी लगाया हुआ था, इसके लिए हमने उसका नाम दे दिया IRMS। तेरा पर हमको क्या फाइंड आउट करना था कि भाई इफेक्टिव करंट और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई इफेक्टिव करंट IRMS इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं IM/√2। और वैसे ही हम एक इंड्यूस EMF के बारे में भी हम सोच सकते हैं, तो इंड्यूस EMF हमको मिला ERMS इज इक्वल टू EM/√2। हमारी जो हाउस में जो 220 वाट सप्लाई आ रही है तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई EM को हमको सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो EM इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन बनेगा ERMS × √2। ठीक है, तो इसमें हम ERMS की वैल्यू हम लगा देंगे 220, तो उसका हमको आंसर मिला था 311। ओके, वहाँ तक हमने स्टडी किया हुआ था। देन आफ्टर अभी आपको आज स्टडी करना है कि भाई फेज डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट। ओके, उसकी बीच का फेज डिफरेंस आपको निकालना है। ओके, तो हमने इसके जो आगे देखा तो उससे आपको मालूम पड़ा होगा कि भाई हमारी जो AC करंट है वो AC करंट और इंड्यूस EMF की जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, और जो कंटिन्यूसली चेंज होती है वो तो वो साइनोसॉइडल ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है E0 की जो वैल्यू होती है, E0 को हम बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, वो कंटिन्यूसली एक ऑक्सीलेशन मोशन करती है। ठीक है, अप डाउन मोशन वो कंटिन्यूसली वो करती है। तो वैसे ही हमने एक एप्लीकेशन में देखी थी स्टैंडर्ड 11th में, हमारा पेंडुलम वाली ऑक्सीलेशन मोशन। तो ऑक्सीलेशन मोशन का जो इक्वेशन था वो इक्वेशन कैसा था? y = s sin ωt। इसमें a क्या थी? एम्पलीट्यूड थी। वैसा ही इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ पे है E = E0 sin ωt। यहाँ पे E0 है एम्पलीट्यूड, वहाँ पे a एम्पलीट्यूड था। ठीक है, तो वो जो हमारी E0 की मिसके जो E की वैल्यू है वो किसके रिलेटेड है? फेज के रिलेटेड है। अगर हमारा मिसके एंगल चेंज होगा, फेज चेंज होगा, तो अब E की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हम उसको हम राइट करके हम आपको स्टडी करवाते हैं। ठीक है, ओके, तो आज हमको देखना है कि भाई AC सर्किट में जो फेज डिफरेंस होती है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द इंड्यूस EMF और इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हमको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस EMF की जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली वेरिड होती है। ओके, जो वेरिड होती है वो एक साइनोसॉइडल ग्राफ को फॉलो करती है। ओके, तो हमने इसके ऐसा हमने स्टडी किया कि भाई उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया। AC जनरेटर में हमको देखा कि भाई उसकी इसके ये AC जनरेटर में हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई इसमें से जो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलती है और इलेक्ट्रिक करंट एक पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और कंटिन्यूसली उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है। ओके, तो उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो उसका ग्राफ हमको ऐसा मिला, ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ का हमने नाम दे दिया कि भाई साइनोसॉइडल ग्राफ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम देखें कि भाई यहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलती थी E0 और यहाँ पे टोटल टाइम लगती थी T टाइम। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने का टाइम जो लगता था वो टोटल टाइम लगता था T टाइम लगता था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोई भी इंस्टेंस में उसकी टाइम डिफरेंट होती थी। ए वाली इंस्टेंस में वापस उसकी टाइम उसकी वैल्यू चेंजेस हो गई, ए वाली इंस्टेंस में वापस उसकी वैल्यू चेंजेस हो जाती है, बट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होती है E0। और उसका इक्वेशन हमको मालूम है कि भाई उसका इक्वेशन था E = E0 sin ωt। ओके, तो वैसा ही इक्वेशन हमने एक 11th में हमने स्टडी किया हुआ था, एक पेंडुलम का इक्वेशन। तो पेंडुलम का इक्वेशन हमने देखा था ऑक्सीलेशन मोशन में y = s sin ωt आती थी। ओके, तो इसमें जो a था वो a क्या था? एम्पलीट्यूड था। तो इसमें जो E0 है तो E0 की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती थी, यहाँ पे E0 की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, E0 की वैल्यू आप देखिए कि भाई यहाँ पे E0 की वैल्यू मैक्सिमम में, यहाँ पे E0 की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी और यहाँ पे 0 में आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे E0 की वैल्यू जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है और उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव E। तो यहाँ पे इफेक्टिव E जो आपका इंड्यूस EMF है वो कंटिन्यूसली वेरिड होता है। वो किसके कारण वेरिड होता है? उसके फेज के कारण। ठीक है, सभी पोजीशन में डिफरेंट फेज होती है और फेज के कारण ही उसकी इंड्यूस EMF की वैल्यू चेंज होती है। और वैसे ही हम जो इंड्यूस EMF हमको E मिला तो उसको हम बोथ साइड से हम R को डिवाइड कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? I की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, और I की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज होती है और उसका ग्राफ भी हमको ऐसा ही मिलता है। ठीक है, ओके, बट हमको क्या लगाना है कि हमको क्या पता लगाना है कि भाई यहाँ से लेके 0, जब वो 0 पे था तब उसका इंड्यूस EMF 0 पे था। देन आफ्टर जब उसका टाइम T/4 हो गया
तब उसका इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। जब उसका टाइम t/2 था तब उसकी वैल्यू वापस 0 हो गई। देन आपने 3t/4 था तब उसकी वैल्यू माइनस में आएगी और यहाँ पे आ जाएगी 0 पे, ठीक है। तो वैसे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो ई की वैल्यू पहले 0 पे थी, देन आपने हो गई +1, देन आपने हो गई 0, देन आपने हो गई -1 और देन आपने हो गई 0। और अगर हम उसकी वैल्यू में अटैच करना चाहते हैं तो ये हो गए, पहले इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू थी 0, देन आफ्टर होगी 311, देन आफ्टर 0, देन आफ्टर -311 एंड देन आफ्टर वापस 0। तो ये जो हमारा ई है वो कैसी मोशन कर रही है, ऑक्सीलेशन मोशन कर रही है, ठीक है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा हमको बिहेव लगती है। ओके, हम उसको ए वाली मोशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। देखिए, तो करंट का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जब हमारा कोई एक पार्टिकल पहले यहाँ पे था तब वो ओमेगा जितनी एंगुलर वेलोसिटी से एक टाइम टी पे वो पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने ए ड्रॉ कर दिया। तो ए क्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई। तो रेडियस क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो उसका मैंने नाम दे दिया E0। देन आफ्टर ए पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल में एक परपेंडिकुलर में लाइन ड्रॉ करता हूँ और एक डायमेट्रिकली में और इसके एक हमको एक पॉइंट मिलती है, वो पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई। तो ई क्या है, इफेक्टिव वैल्यू है, ई क्या है, इफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए भाई, स्टार्टिंग में जो हमारा E0 था वो E0 यहाँ पे था। देना पे टी टाइम जितना बीतने के बाद उसके पास ओमेगा जितनी स्पीड होती थी, तो ओमेगा जितनी स्पीड पे वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ए वाली जो एंगल बनती है वो एंगल कितनी बनती है, ओमेगा टी बनती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बनती है वो ओमेगा टी बनती है। ओके, आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन कीजिए कि भाई यहाँ पे जो आपका ई पॉइंट में जो आपका पी पॉइंट है वो कंटिन्यूसली एक सर्कुलर मोशन करती है। वो कंटिन्यूसली क्या करती है, सर्कुलर मोशन। तो वो सर्कुलेशन मोशन करती है। तो यहाँ पे जो आपका ई पॉइंट है, तो ई पॉइंट भी वेरिड होता है। कैसे वेरिड होता है, देखिए, जब आपका E0 यहाँ पे था तब आपका ई यहाँ पे था। जैसे ही आफ्टर टी टाइम के बाद ये हो गया ई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आया तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे ई जितनी हो गई। ये वाली लेंथ को हमने क्या मान लिया कि भाई दिस लेंथ इज ई है। तो ए लेंथ ई है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ए बी कितनी हो जाएगी, ई जितनी हो जाएगी, और ए कितनी होगी है, E0 जितनी होती है। तो मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में कर सकता हूँ कि भाई साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं E/E0, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू E/E0, सो दैट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ऐसा तो हमारा इक्वेशन है, इसलिए हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। ये वाली जो फिनोमिना है उसको हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इक्वेशन हमको सेम मिल रही है। ख्याल है आपको। हम यहाँ पे E0 तो नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे हम E0 को लिख सकते हैं। देखिए, जब आपकी E0 की जब आपका ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जब आपका ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E0 जितनी हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होती है रेडियस, और यहाँ पे भी रेडियस है ना, तो रेडियस को हमने E0 ले लिया, रेडियस की वैल्यू हमने मैक्सिमम ले लिया E0, ठीक है। दिस इज अ पीक वैल्यू। ओके, तो जैसे ही आपका ये पॉइंट 0 से लेके इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करके यहाँ पे आती है तब उसका टाइम लगता है T/4, तब उसका टाइम लगता है T/4। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 0 से T/4 में ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, E0 जितनी हो जाती है। देन आफ्टर वापिस यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो वापस यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आती है तो ई की वैल्यू वापस 0 पे आ जाती है, तब उसका टाइम लगती है T/2। द T/2 टाइम पे वापस आ गई 0। देन आफ्टर आपका जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसका टाइम लगता है 3T/4, और 3T/4 में उसकी वैल्यू आती है माइनस मैक्सिमम। ओके, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माइनस E0। देन आफ्टर वापिस और इसके इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगाती है T/4, तो 3T/4 प्लस T/4 सो दैट T। तो उसने कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन एक टी टाइम पीरियड में कंप्लीट कर दिया। ओके, तो कंप्लीट उसने रिवॉल्यूशन टी टाइम पे कंप्लीट कर दिया, तो ई वापस 0 पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ई पॉइंट है ना, वो ई पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। पहले जब आपका टाइम 0 पे था तब इंड्यूस मीन्स के आपकी जो पीक इफेक्टिव इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है वो भी 0 है। देन आपका उसका ओमेगा टी जो फेज है वो भी 0 है, और टाइम टी भी 0 है। ख्याल आया। जब यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ 0 पे था तब उसकी एम्पलीट्यूड भी 0 है,
तो यहाँ पर उसका टाइम भी जीरो है, तो ओमेगा टी भी जीरो है। तो यहाँ पे देखिए वेव में भी आप देख सकते हो कि भाई सभी की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है। देन आफ्टर ये पार्टिकल जितना T/4 जितना टाइम लगती है, तब वो पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है। जब वो पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है तब यहाँ पे एंगल उसका, जब यहाँ पे आ जाता है तब उसकी ई की वैल्यू हो जाती है E0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ई की वैल्यू हो गई है E0। ओके, तब उसका फेज कितना हो जाता है, तब उसका फेज यहाँ से लेके इतना उसका फेज हो गया। ठीक है, ये एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिली ना, E = E0 sin ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा टी होती है ना, तो ओमेगा टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा टी को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ओके, तो उसको हम फेज बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ ई। ये किसका फेज है, ई का फेज है एट द इंस्टेंस टाइम टी, एट द टाइम टी। ठीक है, हमने टाइम कौन सा लिया है, टी टाइम लिया है। एक पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हमारा पॉइंट यहाँ पे था, तो टी टाइम के बाद इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर दिया, तो उसका फेज कितना बना, ओमेगा टी बना। तो ओमेगा टी इज कॉल्ड द फेज ऑफ ई एट द टाइम टी। ओके, जैसे T/4 टाइम बीतेगा, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे था, तो T/4 टाइम पे वो E0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा ई पॉइंट है, तो E0 बन गया। जब हमारा ई पॉइंट E0 बन जाती है तब उसका फेज कितना हो जाता है, π/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, π/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वापिस वो T/4 के बाद हम इसके स्टार्टिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक का वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसका टाइम लगेगा T/2। एक सर्कुलेशन मोशन करेगा ए वाला पॉइंट। ठीक है, तो T/2 जितना टाइम पे वो वापस कहाँ पे आ जाती है, 0 पे आ जाती है। तो उसका फेज कितना होता है कि भाई 90 + 19, सो दैट पाई 180। ओके, देन आफ्टर जब टाइम लगेगा 3T/4, तो 3T/4 टाइम पे ई की वैल्यू हो जाती है -E0 और उसका फेज हो जाता है पाई + π/2, सो दैट 3π/2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3π/2। देन आफ्टर जब उसका टाइम टी लगेगा तब उसका फेज एक कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन उसका कंप्लीट हुआ, तो उसका फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2π। आप यहाँ से भी फेज डिफरेंस को इंडिकेट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और 2π। ओके, तो π/2 में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या बोल सकते हैं, उसको क्रस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं क्रेस्ट। ओके, देन पर उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रफ हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सामने वेव में हमने स्टडी किया हुआ था कि हमारी वेव ऐसे ट्रैवल होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्रस्ट और उसको हम बोल सकते हैं ट्रफ। तो क्रस्ट कब मिलेगा, जब π/2 में मैक्सिमम वैल्यू होगी तब, और मिनिमम वैल्यू होगी तब हमको ट्रफ मिलती है। ठीक है, तो 3T/4 पे उसकी वैल्यू होती है मिनिमम। ओके, और दूसरा आपको यहाँ पे क्या स्टडी करना, हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ओनली फॉर ई की वैल्यू वेरिड होती है जैसे जैसे टाइम बीतता है। जैसे कि पहले के टाइम T = 0 था, तब ई की वैल्यू थी 0। देन आफ्टर उसका टाइम हो गया T/4, तो उसकी वैल्यू हो गई ई। देन आफ्टर उसका टाइम हो गया T/2, तो वापस 0, 3T/4 में माइनस और देन आफ्टर ई। ओके, तो वैसे कंटिन्यूसली उसकी जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, तो ई की जो ऑक्सीलेशन मोशन है ना, उसको आप डिफरेंट लैंग्वेज में आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। कैसे डिफरेंट लैंग्वेज पे देखिए कि पहले तो आप उसका मैग्नीट्यूड से आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहले था 0, देन आफ्टर यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड हो गई ई, देन आफ्टर वापस यहाँ पे हो गई 0, देन आफ्टर यहाँ पे -e और यहाँ पे 0। और टाइम की लैंग्वेज में भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टाइम है 0, देन आफ्टर यहाँ पे टाइम है T/4, यहाँ पे टाइम है T/2, यहाँ पे टाइम है 3T/4 और यहाँ पे टाइम है 0। और फेज की लैंग्वेज में भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फेज डिफरेंस है 0, यहाँ पे फेज डिफरेंस है π/2, यहाँ पे फेज डिफरेंस है पाई, यहाँ पे फेज डिफरेंस है 3π/2 और यहाँ पे है 0। तो आप ऐसे डिफरेंट 3 लैंग्वेज में आप उसका इसके इस्टेब्लिश करने में आप यूज कर सकते हो। उसकी जो ऑक्सीलेशन मोशन है, बट वेरिड तो ओनली फॉर ई होती है। यहाँ पे वेरिड क्या होती है, ई की वैल्यू ही वेरिड होती है। ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, वापिस 0 हो जाती है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाती है और वापिस 0 हो जाती है। बट आप उसको 3 डिफरेंट लैंग्वेज में आप उसको बता रहे हो। ठीक है, देखिए कि ये पहले पोजीशन यहाँ पे 0 पे था और यहाँ पे ई आ गई, तो ये जो इफेक्टिव ई हमको मिले, तो ये इफेक्टिव ई आप इसके E0 मैक्सिमम के साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हो कि भाई ई की वैल्यू है और 0.6 E0 की कंपैरिजन आप कर सकते हो कि भाई ई की वैल्यू 0.6 E0 जितनी है, कालो का आप ई की वैल्यू 0.7 E0 जितनी आप बता सकते हो। देन पर आप दूसरा भी क्या बता रहे हो
कि भाई जितना इसके ये पहले था 0 पे, देन आफ्टर द सम टाइम, तो कितना टाइम लगेगा कि भाई सपोज के t/4 टाइम में उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई E। देन आफ्टर उसका फेज डिफरेंस हुआ भाई 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू हो गई E। उसका फेज के रिलेशनशिप भी आप बता सकते हो, उसकी टाइम के रिलेशनशिप भी आप बता सकते हो, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू से के रिलेशनशिप भी आप बता सकते हो कि भाई मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे E0 है, बट यहाँ पे हम E0 तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 0.7 E0 या 0.6 E0, और यहाँ पे उसका टाइम कितना हुआ होगा कि भाई t/5 टाइम हुआ होगा या t/6 टाइम हुआ होगा। उसका यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा कि भाई फेज डिफरेंस यहाँ पे 30 डिग्री हो सकता है या 40 डिग्री हो सकता है। अब कोई भी रिलेशनशिप में आप उसको बता रहे हो। यहाँ पे देखिए कि भाई ये 0 था, और यहाँ पे π/2 जितना फेस होता है तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और पाई जितना फेस होता है तब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 3π/2 में माइनस और वापिस 2π पे 0। ओके, तो हमको बेसिकली इसके हमारी जो हमको ऑक्सीलेशन मोशन हमको डिफाइन करनी है, तो ऑक्सीलेशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक 3 लैंग्वेज अवेलेबल है, बट हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, एक फेज वाली लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फेज का डायग्राम होता है ना, वो सभी को माइंड में होता है। कैसे माइंड में होता है कि भाई जैसे उसकी पीक वैल्यू कब आएगी, जब उसका फेज डिफरेंस π/2 होगा तब, तो उसकी वैल्यू 0 कब आएगी कि भाई जब उसका फेज डिफरेंस π होगा तब उसकी वैल्यू माइनस कब आएगी कि भाई जब उसका फेज डिफरेंस 3π/2 होगा तब। तो ये जो वाली प्रोसेस है ना, हम उसको एक फेज की टर्म में हम फेज की लैंग्वेज में हम यूज़ करेंगे, और फेज वाली लैंग्वेज यूज़ करके उसको इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो इसमें हमने बात कर ली कि भाई इन यूज EMF की, बट इन यूज EMF से कारण क्या जनरेट होती है, इन यूज करंट, और इन यूज करंट भी कैसा नेचर रहता है उसका। इन यूज जो आपका करंट है वो भी एक वेरिएशन होता है, कि साइनसॉइडल ग्राफ से वेरिएशन होता है। ठीक है, तो हम करंट का इसके वेव डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं करंट का, तो करंट का ही सेम वेव डायग्राम आएगा ऐसा ही। ठीक है, कि भाई यहाँ पे करंट होएगी 0, यहाँ पे करंट होगी मैक्सिमम I0, देन यहाँ पे उसका टाइम लगता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने का टाइम लगता है T टाइम, और यहाँ पे उसका फेज डिफरेंस होगा π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे है 2π। और आपको टाइम में भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम है T, यहाँ पे T/4, यहाँ पे T/2, 3T/4 एंड T टाइम। ठीक है, तो ऐसे आपका एक इसके वेव डायग्राम क्रिएट हो रहा है एक करंट का। ठीक है, और सेम जैसा ये दोनों सेम जैसा ही है, क्योंकि दोनों किसको फॉलो करता है कि देखिए भाई यहाँ पे जो ई की वैल्यू है वो ई की वैल्यू कैसे चेंज होती है। देखिए यहाँ पे वेरिड कौन कौन है कि भाई आपका टाइम चेंज हो रहा है, अगर टाइम चेंज होगा तो उसको हम ओमेगा के साथ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फेज आएगा, और उसका फेज के साथ हमने E0 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ई की वैल्यू मिलती है। और ये ई की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली टाइम हमारा चेंज होता है। ठीक है, तो वैसे हमारे करंट का भी ग्राफ ऐसा ही हमको मिलेगा कि भाई π/2 फेज ऊपर उसकी करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम, देन आफ्टर पाई पे उसकी वैल्यू होगी 0, और 3π/2 ऊपर उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, और देन आफ्टर 2π पे उसकी वैल्यू आएगी 0। तो ऐसे हमको करंट का ग्राफ मिलती है। हमने यहाँ पे दो बात हम इसका फाइंड आउट कर ली कि भाई एक तो इंड्यूस EMF के बारे में, देन आफ्टर एक इंड्यूस करंट के बारे में। देन पर आपको तीसरी बात ये स्टडी करनी है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं होता है एसी सर्किट में, कि जैसे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई ई की वैल्यू यहाँ पे π/2 में मैक्सिमम आई, और यहाँ पे भी T/4 टाइम पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम आई, और देन पर यहाँ पे T/2 टाइम था, यहाँ पे भी T/2 टाइम है, तो दोनों की वैल्यू 0 आ गई। तो ऐसा जरूरी नहीं होता एसी सर्किट में कि भाई दोनों की पीक वैल्यू एक साथ आए, और दोनों की पीक 0 वैल्यू एक साथ आए, दोनों की माइनस वैल्यू एक साथ आए, और दोनों की 0 वैल्यू वापस एक साथ आए। ऐसा एसी सर्किट में कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, कोई ऐसी सर्किट होती है कि भाई इसमें क्या आती है, एक टाइम का वेरिएशन हो जाती है। ओके, जो टाइम का वेरिएशन हो जाती है उसको हमको स्टडी करना है कि भाई कैसे टाइम का वेरिएशन होती है। जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि हमारे पास एक LCR सर्किट अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास एक सर्किट थी, इसमें हमने यहाँ पर लगा दिया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक इंडक्टर, और उसके साथ हमने सोर्स दे दिया। वो सोर्स हमको देना है AC सोर्स, हमको DC सोर्स नहीं देना है। ठीक है, ओके। अभी तक हम जो सोर्स देते थे ना, यहाँ पे बैटरी लगा देते थे, तो बैटरी में क्या बैटरी का सिंबल कैसा होता था, बैटरी का सिंबल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट होती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट।
बट यहाँ पे एसी सोर्स देने से इसका जो टर्मिनल होता है वो कंटिन्यूसली वेरिएबल होता है, इसलिए हम उसको मीन्स के बोल नहीं सकते कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसलिए उसका हमने सिंबल कैसे रखा कि भाई एक ग्राफ जैसा हमने रख दिया, एक ग्राफ हमारा ऐसा आता है, इसी तरह से उसका सिंबल भी हमने ऐसा रख दिया, दिस इज एसी सोर्स। और उसकी इक्वेशन क्या आती है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये है हमारा रेजिस्टेंस R, तेरा पर दिस इज द कैपेसिटर C और ये है इंडक्टर L। ओके, सिंबल भी आपको सभी का याद रखना है। हमने रजिस्टर के साथ पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगा दिया। क्यों आपको पैरेलल में वोल्टमीटर लगाना है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल होता है सेम, इसलिए हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया। देन आफ्टर ए मीटर हमको लगाना है, तो ए मीटर आप लगाएंगे सीरीज में। क्यों सीरीज में लगाना है, क्योंकि ए जो रेजिस्टेंस करंट की जो वैल्यू होती है ना, वो करंट की वैल्यू सीरीज में कांस्टेंट होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए ए मीटर मैंने यहाँ पे सीरीज में लगा दिया। ओके, तो उस ये जो वोल्ट मीटर है वो वोल्ट मीटर में एसी सोर्स आती है, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट वेरिड होता है, वो कंटिन्यूसली उसका मेजरमेंट नहीं आता है। तो हमने उसका रीडिंग देखा कि भाई वो कभी वो 0 पे बता रही थी और कभी वो 100 पे बता रही थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी 100, तो ये हो गई उसकी पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू क्या होती है, ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट की वैल्यू कभी पे यहाँ पे होती है 0 पे, कभी पे होती है मैक्सिमम पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ए मीटर भी हमको वेरी ही रीडिंग बता रही थी और उसका रीडिंग में हमको मिल रहा था 0 से लेके 100 मिली एमीटर, ठीक है, 0 से लेके 100 मिली एमीटर। बट हमने एक स्मॉल इंस्टेंस में हमने देखा कि भाई हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग बता रही है 100, बट हमारा ए मीटर रीडिंग बता रही है 40। बट यहाँ पे द ग्राफ देखिए दोनों का मैंने जो ग्राफ देखा है, तो इसमें तो ऐसा बता रही है कि भाई जब टाइम T/4 था तब पोटेंशियल भी हमारी पीक वैल्यू पे थी और करंट भी हमारी पीक वैल्यू पे है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम सपोज के बिता दिया T/4 टाइम, तब यहाँ पे वोल्ट मीटर में रीडिंग देखते हैं तो वो है 100 और ये है 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे करंट डिले हो गया, करंट उसके साथ नहीं आ रही है। किसके साथ नहीं आ रही है, पोटेंशियल के साथ नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हुआ है? हमने जो सर्किट अभी देखी कि भाई हमने एक इंडक्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया और रेजिस्टेंस लगाया, और रेजिस्टेंस के साथ हमने पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया और एक सीरीज में हमने ए मीटर लगाया, तब उसका हम रीडिंग नोट डाउन करते हैं। तो रीडिंग वोल्ट मीटर का बता रही है पीक वैल्यू में, इसके 100 रीडिंग बता रही है, बट हमारा ए मीटर रीडिंग बता रही है 40 रीडिंग बता रही है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपका जो इंड्यूस ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों की वैल्यू एट द सेम टाइम एक पीक वैल्यू पे आए, कि भाई कोई भी मीन्स के कोई भी टाइम पे वो दोनों की वैल्यू एक साथ पीक वैल्यू पे आए और दोनों की वैल्यू एक साथ 0 पे आए और दोनों की वैल्यू एक साथ माइनस पे आए, देन अपने वापस एक साथ 0 पे आए। ऐसा जरूरी नहीं है, इन एसी सर्किट में ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोनों की वैल्यू में थोड़ा वेरिएशन भी हो सकता है। कैसा वेरिएशन हो सकता है, आप प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो कि भाई वोल्ट मीटर रीडिंग बता रही है 100 पे, तब करंट की वैल्यू भी कितनी बतानी चाहिए, 100 बतानी चाहिए, बट वो कितनी रीडिंग बता रही है, 40 रीडिंग बता रही है। तो दोनों में टाइम का वेरिएशन है। ओके, तो वो जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, वो वेरिएशन को हम बोल सकते हैं फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे एक फेज डिफरेंस अवेलेबल है। वो कैसा फेज डिफरेंस अवेलेबल है, देखिए कि भाई जब आपकी पोटेंशियल की वैल्यू है 100, तब आपके करंट की वैल्यू बता रही है 0 पे। तो एक करंट किसके करंट बनी हुई है, ये इंड्यूस ईएमएफ का करंट बनी हुई है। तो एक करंट किसको फॉलो करेगा, इंड्यूस ईएमएफ का फॉलो करेगा। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे है, तो करंट को भी कहाँ पे जाना है, यहाँ पे आना है। तो जब करंट यहाँ पे आने में टाइम लगाएगी, तब आपका इंड्यूस ईएमएफ वापिस हो गया 0, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपकी करंट वापिस क्या बननी चाहती है, 0 बननी चाहती है, क्योंकि उसको किसको फॉलो करना है, इंड्यूस ईएमएफ को फॉलो करना है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ 0 पे है, तो आपकी वापिस करंट कहाँ पे आनी चाहिए, 0 पे आनी चाहिए। तो जैसे ही करंट आपकी 0 पे आती है, तो इंड्यूस ईएमएफ चला गया माइनस में, और इंड्यूस ईएमएफ माइनस में चला गया, तो करंट भी कहाँ पे जाएगी भाई, माइनस में जाएगी। तो माइनस में जाती है, तो वापिस आपकी इंड्यूस ईएमएफ हो जाती है 0 पे। और इसको किसको फॉलो करना है, इंड्यूस ईएमएफ को फॉलो करना है, वो वापस 0 पे आती है, तो वो चली जाती है पॉजिटिव 100 में, ठीक है। ओके, तो वैसे कंटिन्यूसली आपकी जो करंट है, वो करंट एक इंड्यूस ईएमएफ का फॉलो करेगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ से करंट बनी है, वो करंट में से इंड्यूस ईएमएफ बनी हुई है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को फॉलो करती है। ओके, और हमने यहाँ पे देखना है कि भाई हमारी करंट यहाँ पे पीछे क्यों रह गई, हमारी करंट यहाँ पे डिले क्यों हो गई, क्योंकि हमने सर्किट में क्या लगाया हुआ है, इंडक्टर लगाया हुआ है। और इंडक्टर के बारे में भी आगे हमने स्टडी किया 6 चैप्टर में, सेल्फ इंडक्टेंस।
तो सेल्फ इंडक्टेंस को जब हम बैटरी के साथ कनेक्टेड करते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी कॉइल पे लिंक होती थी और उसके कारण इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। कब इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा? जब फ्लक्स की वैल्यू हम चेंज करेंगे तब। जब हम करंट को वेरी करते हैं तब उसकी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है और इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। वो इंड्यूस ईएमएफ को हमने नाम दे दिया था बैक ईएमएफ। तो जो बैक ईएमएफ है वो इंड्यूस करेगा एक इलेक्ट्रिक करंट और वो जो मेन आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू को डिले कर देगा। इसलिए यहाँ पे सर्किट में आपको करंट की वैल्यू डिले मिल रही है। हम पर्टिकुलरली इंडिविजुअली हम सर्किट हम देखने वाले हैं। इंडिविजुअली हम रेजिस्टेंस की सर्किट देखेंगे, कैपेसिटर की सर्किट देखेंगे और इंडक्टर की सर्किट देखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे मालूम पड़ गया? ओके। क्या आपने देखा कि भाई ऐसे हमारी करंट की वैल्यू क्यों डिले हो गई? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है? इंडक्टर। जैसे ही इंडक्टर में करंट का फ्लो होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर ही लिंक होगी और यहाँ पे हमने एसी सोर्स लगाया हुआ है तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। वो इंड्यूस ईएमएफ बैक ईएमएफ जनरेट करेगी तो वो करंट को डिले कर देगी। वो कैसे करंट को डिले कर देगी? देखिए, हमारा स्टार्टिंग में हमारा वोल्ट मीटर हमको रीडिंग बता रही थी 100, बट हमारी ए मीटर रीडिंग बता रही है 0। तो ए मीटर किसको फॉलो करेगी? मैं इसके करंट की वैल्यू किसको फॉलो करेगी? इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये करंट किससे इंड्यूस हो रही है? ये करंट किससे इंड्यूस हो रही है? ईएमएफ से इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वो बनना चाहती है 100। तो जितना टाइम में 100 बनेगी तो इतना टाइम में वो वापस क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। ओके, तो अब ये किसको फॉलो करेगा? 0 को। ठीक है, तो वो वापिस वो 0 बन जाएगी। ओके, तो ए 0 बन गई तो ए हो गई -100। ओके, देन आफ्टर ए हो जाती है -100 तब ए हो जाती है 0। देन आफ्टर वो वापिस ए 0 हो जाएगी तब वो हो जाएगी 100। तो ऐसे एक दूसरे को फॉलो करती है। कौन किसको फॉलो करती है? करंट इंड्यूस ईएमएफ को फॉलो करती है। करंट किसकी वजह को फॉलो करती है? इंड्यूस ईएमएफ की वजह को कंटिन्यूसली फॉलो करती है। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टर में लगाया हुआ है तो इंडक्टर क्या करेगा? करंट को डिले कर देगा, करंट को पीछे रख देगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए भाई करंट की वैल्यू को पीछे रख देती है। ओके, तो करंट की वैल्यू को जो पीछे रख देती तो कितनी करंट की वैल्यू को पीछे रख देती? ओके, तो हमको उसका वेव नेचर में हमको ड्रॉ करना है। देखिए, मैं यहाँ पे वेव डायग्राम में वापिस में ड्रॉ कर देता हूँ। पहले मैं इंड्यूस ईएमएफ का मैं वेव डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। तो इंड्यूस ईएमएफ का वेव डायग्राम आती है ऐसे कि भाई यहाँ पे 0 था, यहाँ पे T/4 है, यहाँ पे T/2, 3T/4, यहाँ पे है T। ओके, देन आपने यहाँ पे उसका फेज डिफरेंस है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2 एंड 2π। यहाँ पे है उसकी वैल्यू मैक्सिमम और यहाँ पे उसकी वैल्यू है नेगेटिव में मैक्सिमम होगी। यहाँ पे E0 की वैल्यू आएगी। अब कोई भी इंस्टेंस में उसकी टाइम आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, देन आपने हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है ना, वो करंट की वैल्यू E0 के कंपैरिजन में एक साथ नहीं है। E0 के कंपैरिजन में वो पीछे है। तो पीछे कितनी है कि भाई पीछे उसकी वैल्यू है, सपोज के उसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो उसका मैं ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। तो उसका ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट का ग्राफ आई का। ठीक है, ओके, तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम होती है तब आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है 0 और देन आफ्टर जब आपकी करंट 0 होती है, जब आपकी यहाँ पे करंट 0 होती है तब ईएमएफ की वैल्यू होती है मैक्सिमम। यहाँ पे आप देख सकते हो ईएमएफ की वैल्यू होती है मैक्सिमम -E0। ठीक है, ओके, तो ऐसा हम उसका वेव डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये जो वेव डायग्राम से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वेव डायग्राम में आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, क्या इस्टेब्लिश कर रहे हो? देखिए, यहाँ पे π/2 है तो यहाँ पे 0 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना एंगल का है? π/2 का। तो ये π/2 को हम क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, आप ये डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो ना कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट उसका डिफरेंस है, वो कितना डिफरेंस है? π/2। तो ये π/2 क्या बता रही है? फेज डिफरेंस बता रही है। किसकी बीच का फेज डिफरेंस? इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस ईएमएफ की बीच का वो फेज डिफरेंस इस्टेब्लिश कर रही है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम के बारे में वेव डायग्राम स्टडी करके भी हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे उसका फेज डिफरेंस चेंज हुआ है क्योंकि T/4 टाइम में हमारी करंट बता रही है 0, बट बल्कि क्या बतानी चाहिए? इसके मैक्सिमम आनी चाहिए, बट वो क्या बता रही है? 0 बता रही है क्योंकि करंट को हमने डिले कर दिया। कितना डिले कर दिया? π/2 जितना फेज पे हमने डिले कर दिया है। ठीक है, π/2 जितना फेज पे हमने डिले कर दिया। ओके, तो अभी हमको उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम हम इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये फिगर में यहाँ पे वापस मैं ड्रॉ करता हूँ।
हमने कैसे ड्रॉ किया था कि भाई यहाँ का जो पॉइंट है वो सर्कुलेशन मोशन करती है और जब उसका टाइम टी लगता है तो ए पॉइंट ने इतना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर दिया और यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस होता है उसका ई नॉट मैक्सिमम। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो हमारी लाइन आएगी दिस लाइन इज ई और ए वाली लाइन है ई नॉट और यहाँ पे एंगल बनती है ओमेगा टी। इसे हमने ई नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था। ए बी हमारी कितनी होती है, ई जितनी होती है, ठीक है। ओके, तो ए जो हमारा मिस के डायग्राम बना वो फेज को रिप्रेजेंट करती है ना। फेज मीनिंग क्या होता है, एंगल, कि भाई यहाँ पे एंगल पहले 0 था तो ई की वैल्यू भी 0 थी, देन आपने उसका एंगल हो गया π/2 तो उसकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम, देन आपने उसका एंगल हो गया पाई। ये एंगल में क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, एंगल को हम बोलते हैं भाई, एंगल को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेज, ठीक है। तो पहले उसका फेज 0 था तब उसकी वैल्यू 0, देन आफ्टर फेज डिफरेंस का π/2 तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम, देन आफ्टर फेज इज पाई सो दैट वापिस 0, देन आफ्टर फेज इज 3π/2, देन आफ्टर वापिस इज माइनस एंड देन आफ्टर वापिस 0 या 2π, ठीक है। तो 2π पे वापिस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स के 0 हो जाएगी। तो ए हो गया ई का, कि भाई ए हमारा जो ई है वो कंटिन्यूसली ए वाली ऑक्सीलेशन में क्या करेगा, ऑक्सीलेशन मोशन करेगी, ठीक है। जैसे ए हमारी जगह सर्कुलेशन मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन के साथ ये हमारी जो ई की मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। ओके, देन अपन हमको इस्टेब्लिश करना है करंट के। तो करंट को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्मॉल सर्कमफरेंस में ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि करंट की वैल्यू पोटेंशियल से थोड़ी कम होती है। ओके, और मैंने उसको डिले कर दिया। कितना डिले कर दिया, यहाँ पे आपने कितना डिले किया है, π/2। तो ए वाली लाइन से मैं π/2 के देखिए यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू π/2 पीछे है, तो उसकी जब ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब करंट आई की वैल्यू होगी 0, ठीक है। जब ई की वैल्यू t/4 पे आएगी तब उसकी वैल्यू होती है 0। तो मैंने क्या कर दिया कि भाई जो हमारा ई है, आई है, तो आई को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। आई की जो वैल्यू है तो आई की वैल्यू को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, आप ई कहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, ठीक है। मैंने आई को यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ के मैं नाम दे देता हूँ 0, देन आपने मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ t/4। आपने कैसे नाम दिए, देखिए टाइम को आपने यहाँ पे पहले 0 कंसिडर किए हुए थे, देन आपने t/4, पर करंट के लिए मैं यहाँ पे t/4 रख देता हूँ और कोई भी एक इंस्टेंस टी टाइम पे करंट का एक वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देन आपने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं ड्रॉ करूँगा तो उसको मैं बोलूँगा I नॉट, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। देन आपने इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, तो ये जो एंगल बनती है तो ये एंगल क्या है, एक करंट का एक करंट का क्या है, फेज है। देन आपने ई नॉट क्या है, ई नॉट ये जो ओमेगा टी है वो ओमेगा टी ये ई का फेज है। देन आपने ये जो इसका जो एंगल बन रही है वो एंगल कितना बन रही है, 90 डिग्री बन रही है। ये क्या शो करती है, ये फेज डिफरेंस शो करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, π/2। तो यहाँ पे भी फेज डिफरेंस कितना फाइंड आउट हुआ, π/2 जितना फेज डिफरेंस फाइंड आउट हुआ। चला है आपको, जब आपकी जो ए वाली जो पॉइंट है, ओ वाली पॉइंट यहाँ पे π/2 पे पहुँचेगी तब एक करंट की ए वाली पॉइंट 0 पे आएगी, ठीक है। देन आपने ई नॉट वाली पॉइंट आपकी पाई पे आएगी तब उसकी वैल्यू यहाँ पे π/2 पे आएगी। देन आपने उसकी वैल्यू जब 3π/2 पे आएगी तब करंट की वैल्यू यहाँ पे पाई पे आएगी। तो उसका π/2 जितना वो इसके पीछे रह गया है, आपका करंट डिले हो गया है, ऐसा यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। ओके, देखिए मैं आपको एक ये जो यहाँ पे जो मिसका आपका 90 डिग्री बन रहा है हम उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फेज डिफरेंस। इट इज नॉन एज अ फेज डिफरेंस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो वो किसको फॉलो करती है, देखिए कि जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई ट्रेन में क्या होती है, ट्रेन में एक ड्राइवर होते हैं, वो एक गार्ड होती है। तो गार्ड जो है कि पीछे वाली डब्बे में होती है, और ट्रेन का जो ट्रैक है ना वो ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे ट्रेन ने यहाँ पे टर्न करके ड्राइवर यहाँ पे आ गया है। ड्राइवर कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, बट गार्ड तो बोल रही है कि भाई मैं तो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गार्ड फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, ड्राइवर को फॉलो करेगा। जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तब ट्रेन की डायरेक्शन चेंज हो गई, ड्राइवर की डायरेक्शन आगे वेस्ट की डायरेक्शन, तब गार्ड ने फॉलो कर दिया। गार्ड ने पहले फॉलो किया था नॉर्थ पोल, तो आपकी जो गार्ड ने पहले फॉलो किया था नॉर्थ डायरेक्शन, तो गार्ड यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। देन आप वो किसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ड्राइवर की डायरेक्शन को। यहाँ पे ड्राइवर की डायरेक्शन है वेस्ट, तो वापस उसको वेस्ट को फॉलो करेगा और आपकी ट्रेन चली गई यहाँ पे।
तो ये साउथ की डायरेक्शन में आ रही है, तब आपका गार्ड ने वेस्ट की डायरेक्शन को चूज कर लिया। देन आफ्टर आपका गार्ड एक साउथ की डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो ड्राइवर ने वापस उसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे ड्राइवर मीन्स के जो डायरेक्शन में जाती है वही डायरेक्शन में सभी ट्रेन का सभी कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। सभी डब्बे उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा ना। ऐसे ही यहाँ पे है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ जिस डायरेक्शन में जाती है इस डायरेक्शन में करंट को आना पड़ेगा। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ देखिए, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे π/2 पे आती है, तो ये भी π/2 जितना मीन्स के डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पर वो वापस π/2 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो वो भी π/2 जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए वापिस के सपोज के यहाँ पे कोई भी एक इंस्टेंस में यहाँ पे ई की वैल्यू है, ठीक है। दिस इज ई नॉट और मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ये हो गई ई की वैल्यू। देन आफ्टर यहाँ पे करंट की वैल्यू, करंट का मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस इज आई नॉट और दिस इज आई, यहाँ से लेके यहाँ तक का ई है और यहाँ से आई है। और देन आफ्टर वो कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन करती है ए वाली डायरेक्शन में, ए भी रिवोल्यूशन करती है ए वाली डायरेक्शन में, ओके। तो ए वाली डायरेक्शन में रिवोल्यूशन करेगी तब देखिए कि भाई ये जो आपका है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी। वो ये 0 की तरफ जा रही है और आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो मैक्सिमम की तरफ जा रही है। आप उसको स्टडी कैसे कर सकते हो ना कि भाई आपको रिवोल्यूशन करना ऐसे और ऐसे दोनों डायरेक्शन में जाती है तो ई की वैल्यू अब क्या होने वाली है, डिक्रीज, और आई की वैल्यू क्या होने वाली है, इंक्रीज। ऐसे आप दूसरा भी यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। सपोज के आपको ई नॉट यहाँ पे दे रखा है और ए वैल्यू हो गई आपकी ई की वैल्यू। देन आपको क्या करना है कि भाई आई को आपको π/2 जितना पीछे रखना है, तो π/2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आई नॉट और यहाँ पे आ गया आई। और अभी आपको जाना है ए वाली डायरेक्शन में। आप ए वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा कि भाई आई की वैल्यू डिक्रीज होकर जाएगी, आई की भी वैल्यू डिक्रीज होगी और ई नॉट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आप ऐसे उसको स्टैब्लिश मीन्स के आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम बोलते हैं फेजर मेथड, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है तो इसमें हमने फेज डिफरेंस को बताया कि भाई दिस इज अ फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस हमने किस में बताया है, दिस फेज डिफरेंस इज एस्टैब्लिश इन अ वेव डायग्राम। बट हमने यहाँ पे कैसे बता दिया, एक फेजर डायग्राम ने बता दिया और इसमें भी हमने कैसे बता दिया फेजर डायग्राम में। पर फेजर डायग्राम आप ऐसे नहीं ड्रॉ करते हो, फेजर डायग्राम में आपको ये सर्कमफ्रेंस ड्रॉ किया है उसको हटाना पड़ेगा। देखिए कि भाई उसका फेजर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम में ओनली फॉर हमको एक एंगल के बारे में हमको स्टडी एंगल ही बताना है, ठीक है। एंगल को हम फेजर बोलते हैं ना, तो वो जो सर्कल वाली जो थी उसका सर्कमफ्रेंस हमको हटाना है। तो देखिए उसके हम फेजर डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया उसका 4 क्वार्टर। हमने कोई भी एक इंस्टेंस पे यहाँ पे ये आ गया ई नॉट की वैल्यू है और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो हमको यहाँ पे इफेक्टिव ईएमएफ हमको मिलेगा, ओके। इफेक्टिव ईएमएफ और स्टार्टिंग हुई यहाँ से, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो उसके साथ वो एंगल बनाती है ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी हम क्या बोलेंगे, फेज। ये फेज किसका है, ई नॉट का फेज है, ठीक है। ये फेज है ई नॉट का। और देन पर हमने ऐसा सोच लिया कि भाई हमारी जो करंट है वो लेग है, हमारी करंट है वो डिले हो गई है। कितनी डिले हो गई है, π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ई नॉट यहाँ पे ड्रॉ किया तो उसके साथ वो π/2 एंगल बनाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये हो गई आई नॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे इफेक्टिव आएगी आई, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव आएगी आई, ओके। तो उसका फेज कितना है कि भाई ये टोटल डिग्री होगी 90 डिग्री, ये है ओमेगा टी। तो ये आपका फेज फाइंड आउट होगा ओमेगा टी माइनस π/2, ओके। देन आफ्टर हमने क्या किया कि भाई ये जो रिवोल्यूशन करती है वो कैसे रिवोल्यूशन करती है, ए वाली डायरेक्शन में। और हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई यहाँ पे कौन सी टेंडेंसी ऐसी है कि भाई कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी और कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। मीन्स के ई नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी या आई नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी, या तो आई नॉट की वैल्यू डिक्रीज होगी या ई नॉट की वैल्यू डिक्रीज होगी, वो आपको बतानी है, ठीक है। देखिए आपका रिवोल्यूशन करती है ऐसे, तो आप ऐसे रिवोल्यूशन करते हो तो आपका ई नॉट मीन्स के ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, ओके। जब वो यहाँ पे आ जाएगा तब आपका आई नॉट ऐसे रिवोल्यूशन करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रिवोल्यूशन करती है तो ई की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ई की वैल्यू होती है इंक्रीज। देन आफ्टर आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू देखिए जैसे जैसे अपर डायरेक्शन में आएगा तो ये 0 की टूवर्ड जाएगा और 0 की टूवर्ड जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज। तो आई मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है डिक्रीज। तो ये जो फेजर डायग्राम है वो फेजर डायग्राम क्या बताती है, देखिए ऐसे रिवोल्यूशन करती है तो थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा,
और यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द ई नॉट। देन आफ्टर ए यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द आई नॉट, और देन आफ्टर आई। तो आप देख सकते हो ये जो रेड वाला आई है ये डिक्रीज हो गया और रेड वाला ई है वो इंक्रीज हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ई इज इंक्रीज और आई इज अ डिक्रीज। ओके, और ये आपको ई और आई क्या बताती है, ई और आई कोई भी इंस्टेंटेनियस की हमको वैल्यू बताती है। दिस इज इंस्टेंटेनियस ई। ओके, तो ये फेजर डायग्राम से आपको कौन कौन से आप आप इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, तो पहले तो ई नॉट और आई नॉट की वैल्यू हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देन आपको ई नॉट का फेज ओमेगा टी है, आई नॉट का फेज ओमेगा टी माइनस π/2, इन दोनों का फेज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपको इन दोनों की बीच का फेज डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, और कोई भी इंस्टेंस में हम इफेक्टिव ई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इफेक्टिव आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ये भी हम बता सकते हैं कि भाई अगले इंस्टेंस में किसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है और किसकी वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। तो एरिवेशन होती है ऐसे, तो हम अगले इंस्टेंस में हम बता सकते हैं कि भाई ई की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है और आई की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, हम यहाँ पे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हम मिल के फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम आई नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर जो ई नॉट है उसका कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में उसका फेस है ओमेगा टी, आई नॉट का पर्टिकुलर इंस्टेंस में उसका फेस है ओमेगा टी माइनस π/2। देन आफ्टर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में उसकी इफेक्टिव इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में उसकी एक इफेक्टिव आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, देन आफ्टर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस भी हम निकाल सकते थे। यहाँ पे इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। आप ऐसा एक मीन्स के कौन सी एक अगले इंस्टेंस में ई की वैल्यू इंक्रीज होगी या आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, ऐसा नेचर आप वेव में भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। कैसे कि मैंने कोई भी एक इंस्टेंस में, मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी एक इंस्टेंस में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, ये मैंने इंस्टेंस कोई भी मैंने कंसिडर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा करंट आई और ये हो गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ ई। ओके, तो उससे अगले इंस्टेंस में क्या होने वाली है, उससे अगले इंस्टेंस में हमारी जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ए आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, ऐसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कि भाई उसकी अगले इंस्टेंस में क्या हो रही है, उसके अगले इंस्टेंस में आई की वैल्यू टूवर्ड्स जा रही है, जीरो के टूवर्ड्स, और ई की वैल्यू अवे जा रही है। ठीक है, ओके, आप ऐसे वेव डायग्राम में से आप बता सकते हो कि भाई अगले इंस्टेंस में ई की वैल्यू इंक्रीज होगी या आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, आपको ऐसे जाना है, अगले इंस्टेंस में आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई आई की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, और ई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ओके, और ऐसा सेम फिनोमिना आप ये फेजर डायग्राम में भी बता सकते हो। फेजर का क्या मीनिंग होता है, ये फेजर डायग्राम का क्या मीनिंग होता है, वो फेज मीन्स के एंगल में वो इस्टेब्लिश कर रही है, वो एंगल में वो एक्सप्रेस कर रही है कि भाई उसका एंगल है ओमेगा टी, उसका एंगल है ओमेगा टी माइनस π/2, और इन दोनों के बीच का एंगल है π/2। ख्याल आया? ओके, अब हम उसको मैथमेटिकली में एक्सप्रेशन करना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी दोनों के बीच का एंगल π/2 ही हो सके, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये फाइव कोई भी हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कितना फेज डिफरेंस रखा हुआ था, π/2, यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था। अगर आपको उसका वेव डायग्राम ड्रॉ करना है तो मुझे उसका फेज है π/2 से कम है, तो मुझे ये जो रेड वाला है यहाँ से मैंने ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा तो उसका वेव नेचर कैसे मिलेगा हमको, देखिए तब उसका वेव नेचर पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ ई की वैल्यू का ग्राफ। ओके, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ। देन आफ्टर आपको करंट का जो फेज यहाँ पे π/2 था, बट उसका फेज डिफरेंस हमको π/2 नहीं रखना है, तो मैं यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, ओके, तो ऐसा उसका ग्राफ हमको मिलेगा। दिस इज आई एंड दिस इज ई, और उसकी बीच का जो एंगल हमको फेज मिल रहा है, दिस फेज इज 5। तो यहाँ पे हमको फेज डिफरेंस कितना मिल रहा है, 5। क्या रहा है, यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस मिल रहा है 5। ओके, और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना था, π/2 था, π/2 था, इसलिए उसका वेव डायग्राम हमको ऐसे मिल रहा था। क्या रहा है आपको अभी? ओके, तो हमने
आज का लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया कि भाई फेज डिफरेंस के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई हमारे पास वेव डायग्राम थे, तो वेव डायग्राम में से हम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। तो ए डायग्राम को हम बोल सकते हैं भाई फेज डायग्राम, और ए डायग्राम को हम बोल सकते हैं वेव डायग्राम। तो इसमें हमने देखा कि भाई ये जो हमारा एलिमेंट था वो कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन कर रही थी, तब उसकी जो इफेक्टिव ई की वैल्यू होती थी वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑक्सीलेशन कर रही थी, ठीक है। और उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव 0 और वापस नेगेटिव और वापस 0 पे। देन आफ्टर हमने इसमें क्या स्टडी किया कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई करंट और ईएमएफ की वैल्यू दोनों की एक साथ मैक्सिमम पे आए और एक साथ 0 पे आए, बट यहाँ पे क्या हो सकती है, डिले हो सकती है। और डिले हो सकती है तो क्या होगी कि भाई करंट को किसको फॉलो करना पड़ेगा, इंड्यूस ईएमएफ को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फेज डिफरेंस उसका बता दिया π/2, तो उसका ग्राफ आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसके इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ भी फॉलो करती है ना। देखिए यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है π/2, इसका मैक्सिमम है। यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू थी, यहाँ पे करंट की वैल्यू है 0 और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है मैक्सिमम। तो करंट की वैल्यू क्या करना चाहती है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हो गई अगले इंस्टेंस में मैक्सिमम, बट वापस अगले इंस्टेंस में ए क्या होगी 0, तो अगले इंस्टेंस में वो पी क्या होगी 0। और ए क्या हो गई ये वाली इंस्टेंस में नेगेटिव, तो ए बी क्या हो गया अगले इंस्टेंस में नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो और किसको फॉलो करती है, वो कंटिन्यूसली इसके ईएमएफ की वैल्यू को फॉलो करती है, ठीक है। ओके, और उसका आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करने को बोले तो आपको ओनली फॉर ऐसा ही ड्रॉ करना है, वो सर्कुल इसका आपको सर्कमफ्रेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसमें हमने बताया कि भाई आपका जो करंट है वो करंट पीछे रह गया है, कितना पीछे रह गया है, π/2 इतना फेज पे वो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आपका जो इसके जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो वेरिड होती है वो वेरिड होती है, तो उसके आप मैग्नीट्यूड में भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, टाइम पीरियड में भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, और फेज में भी आप इस्टेब्लिश कर रहे हो। बट आपको किस में इस्टेब्लिश करना है, एक फेज के डिफरेंस में ही आपको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है।